होंगे। देखिए 2004 से लेकर 2014 का उनका कार्यकाल रहा। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका जो कार्यकाल था वो किस तरीके से याद किया जाएगा? कौन से वो बड़े फैसले थे जिन्होंने कहीं ना कहीं चौंकाया पूरे देश को? देखिए, मनमोहन सिंह को वैसे तो माना जाता है कि मनमोहन सिंह ने देश का नेतृत्व तो अप्रत्यक्ष रूप से ही किया, क्योंकि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं और मैं उन्हें क्रिटिकली इवेल्युएट करूंगा। हो सकता है बात इस समय उचित ना हो, लेकिन मनमोहन सिंह का कार्यकाल प्लस और माइनस दोनों में जाता है। राजनीतिक रूप से जब वो कहते हैं कि इस देश में संसाधनों का पहला हक केवल मुसलमानों का है, तो उसकी आलोचना भी होती है। लेकिन वो जब अमेरिका से एटॉमिक डील करने वाली बात होती है तो एक बहुत सुदृढ़ नेता के रूप में भी दिखाई देते हैं। अगर जो कैश बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी स्कीम जो चल रही है भारत में, ये मनमोहन सिंह जी लेके आए, जिसे भारत के इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री जी चरम उत्कर्ष पर लेके जाते हैं। हालांकि उस समय डीबीटी थी, ये भी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आज जब उनकी चर्चा होती है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम भी मनमोहन सिंह जी की थी। तो मनमोहन सिंह जी का आर्थिक जो पक्ष है, देश को जो आर्थिक लाभ देने का पक्ष है, वो काफी सकारात्मक है, जैसा कि अभी तिवारी जी ने बताया। लेकिन राजनीतिक रूप से वो कंट्रोवर्सी भी उन्होंने कई बार क्रिएट की। जब वो खुद कहते हैं कि आई एम एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो राजनीतिक रूप से मनमोहन सिंह जी ने इस देश को जो दिया वो कंट्रोवर्शियल दिया। आर्थिक रूप से मनमोहन सिंह ने इस देश को आगे बढ़ाया, तो उन्हें प्लस और माइनस हम दोनों तरीके से याद करेंगे। जैसे वो एक कम्युनल वायलेंस बिल लेकर के आने वाले थे, जिसमें ये था कि हिंदू ही बताएगा कि अगर दोषी वही है, वो निर्दोष है कि नहीं है। वो बिल नहीं आ पाया, लेकिन अगर वो बिल आ जाता तो मनमोहन सिंह की जितने भी अच्छे कृत्य किए थे उन्हें हम कभी याद शायद न कर पाते। तो खट्टा मीठा अनुभव रहा है, जैसा एक राजनेता के जीवन में रहता है। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद मुझे इससे बचना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास उन्हें कैसे याद करेगा, तो मैं उन्हें उस रूप में याद करता हूं जब वो कहते थे कि इस देश में संसाधनों का पहला हक सिर्फ अल्पसंख्यकों का है, स्पेशली मुस्लिम का है। ये बात मुझे उनके अच्छे पूरे चरित्र में हमेशा एक ब्लैक स्पॉट के रूप में याद आती है। चले, और क्या कुछ उनकी छवि थी, चाहे वो ग्रेट पॉलिटिशियन के तौर पे देखी जाए या फिर ग्रेट इकोनॉमिस्ट के तौर पे देखी जाए। आलोक पांडे जी, देखिए मेरा एक सवाल था अमिताभ जी से, उसी से मिलता जुलता सवाल आपसे है कि साइलेंट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कहीं ना कहीं उनको एक टैग दे दिया गया था। वो खुद भी कई बार कहते हुए नजर आए हैं कि मुझे साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। क्या लगता है कि वो जो छवि उनकी बन गई थी साइलेंट प्राइम मिनिस्टर को लेकर, क्या वो छवि अब कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आई थी या फिर वो उनके साथ ही चली गई है? देखिए, मनमोहन सिंह जी को स्वयं स्वीकार करते हैं, और उन्होंने एक जगह और भी कहा है कि वो तो प्रणब मुखर्जी से कह रहे थे कि वो ज्यादा योग्य है, उनसे बेहतर है एज ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन क्योंकि मैडम का निर्णय है, तो मनमोहन सिंह मैडम के निर्णय से प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनकी योग्यता से कम, क्योंकि वो खतरा नहीं थे पॉलिटिकली, जेंटल आदमी थे। सोनिया गांधी के लिए खतरा नहीं हो सकते थे। जो सोनिया गांधी साइन करती थी मनमोहन सिंह उसमें साइन कर देते थे। इसलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के परिवार के लिए सबसे सुटेबल व्यक्ति मनमोहन सिंह थे। और मनमोहन सिंह ने कहा भी एक जगह पर कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए उत्तरदायी ज्यादा है। ये देश का सौभाग्य था, आज नहीं कहना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, मेरी मजबूरी है कि मुझे उन्हें क्रिटिकली इवैल्यूएट करना होगा। तो उन्होंने कहा था कि इस देश का प्रधानमंत्री पहले राष्ट्रीय पार्टी यानी अपनी पार्टी के अध्यक्ष के लिए उत्तरदायी है। ये पहली बार ऐसा था। मनमोहन सिंह जी ने यह भी रिकॉर्ड बनाया कि देश के उत्तरदायित्व की जगह वो पार्टी अध्यक्ष के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। दूसरी बात एक और कह दूं, मनमोहन सिंह जी बहुत उनका लक बड़ा अच्छा था। इस देश में प्राइम मिनिस्टर है पीवी नरसिम्हा राव, और क्रेडिट सारा का सारा ले जाते हैं मनमोहन सिंह जी। एक बड़ा दुर्भाग्य इसमें, अगर वित्त मंत्री सीतारमण जी कुछ भी करें तो क्रेडिट मोदी जी को जाता है, लेकिन उस समय मनमोहन सिंह कर रहे थे, सब कुछ वही कहा जाता है, और पीवी नरसिम्हा राव शैडो में थे। ये कांग्रेस में सोनिया गांधी परिवार ने मनमोहन सिंह की छवि को बड़ा करके पीवी नरसिम्हा राव की छवि को कमजोर किया। ये भी एक दुखद बात है। उसका परिणाम यह मिला कि पीवी नरसिम्हा राव की मृत्यु के बाद वो अध्यक्ष भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे। कांग्रेस कार्यालय के अंदर उनके पार्थिव शरीर को नहीं घुसने दिया गया था। तो मनमोहन सिंह का सौभाग्य था, उन्होंने बहुत चीजें अच्छी की। पाकिस्तान से आए, रिफ्यूजी थे, उन्होंने ग्रोथ किया, लेकिन जो उनका नाम बहुत आगे बढ़ा
उसमें पीवी नरसिम्हा राव के नाम को कमजोर करने के लिए भी इनके नाम को गति दी गई। उनकी सक्सेस से मुझे कोई एतराज नहीं, वाकई उन्होंने बहुत ग्रेट सक्सेस अचीवमेंट गेन की, लेकिन राजनीतिक रूप से उनको इसीलिए बढ़ाया गया जिससे पीवी नरसिम्हा राव को कमजोर दिखा करके गांधी परिवार सारा श्रेय स्वयं ले जाए। तो उनके साथ ये कंट्रोवर्सी हमेशा रहेगी। एक जेंटलमैन के रूप में, एक इकोनॉमिस्ट के रूप में मैं उन्हें हमेशा सम्मान करूंगा, लेकिन एक नेता के रूप में मैं उनका आदर उस तरह से नहीं करता। बिल्कुल, आलोक पांडे जी रहे हैं, साथ ही 10 साल तक उन्होंने देश का नेतृत्व भी किया। ऐसे में अगर वित्त मंत्री के तौर पर उनका जो कार्यकाल था वो देखा जाए, उसको किस तरीके से आपको उसका उल्लेख करना चाहेंगे? वो किस तरीके से देश की जो राजनीति थी या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटस था उसके अंदर उनका योगदान किस तरीके से देखा गया जब वो वित्त मंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल संभाल रहे थे? कि आजादी के बाद से लेकर के 1990 तक के कांग्रेस के कुकर्मों को धुला उन्होंने। जो जवाहरलाल नेहरू के कुकर्म थे आर्थिक, जो इंदिरा गांधी के कुकर्म थे आर्थिक, उसके राजीव गांधी के जो कुकर्म थे आर्थिक, जो फेलियर ऑफ इकोनॉमी थी वो किसकी थी? कांग्रेस की थी ना। कांग्रेस के अपने लिए के आर्थिक जो अदूरदर्शिता के निर्णय थे, उनके कुकर्मों को अगर किसी ने धुला तो सफाई से मनमोहन सिंह ने धुला। इस बात कांग्रेस पार्टी हमेशा रीढ़ी रहेगी मनमोहन सिंह की कि जितनी इकोनॉमिक फेलियर भारत ने देखा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, राजीव गांधी के नेतृत्व में, उसको कम से कम धूल करके एक बिल्कुल आलोक पांडे जी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अगर वित्त मंत्री के तौर पर बात